नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप कुंवरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त वक्तव्य में कहा, दोनों देश कूटनीति, रक्षा और विकास के क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कार्य जारी रखने के प्रति वचनबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से समापन G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव प्रचार तेज। विभिन्न राजनीतिक दल रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र के लिए शुरू राष्ट्रव्यापी विकास भारत संकल्प यात्रा पंजाब में एक नए चरण में प्रवेश कर गई। इजरायल के मंत्रिमंडल ने हमास के साथ 4 दिन के संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दे दी है। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्षेत्रीय और वैश्विक बेहतरी के लिए क्वाड को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सोमवार को नई दिल्ली में हुई मंत्रिस्तरीय स्तरीय 2+2 वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों पक्ष कूटनीति, रक्षा और विकास के क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कार्य जारी रखने की प्रति वचनबद्ध है। दोनों पक्षों ने आतंकवादियों की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इसके खिलाफ मिलकर सख्त कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्षों रिचर्ड मार्शल और पेनी वोंग के साथ सोमवार को नई दिल्ली में 2+2 वार्ता की सह अध्यक्षता की। भारत ने उसकी G20 अध्यक्षता के लिए ऑस्ट्रेलिया के समर्थन की सराहना की। संयुक्त वक्तव्यों में दोनों पक्षों ने वैश्विक मुद्दों और समुद्री सुरक्षा, सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मंत्रियों ने हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया और यूक्रेन के घटनाक्रम पर चर्चा की तथा यूक्रेन में युद्ध और इसके त्रासदीपूर्ण परिणामों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूक्रेन में स्थायी शांति की बहाली और संयुक्त राष्ट्र चार्टर सिद्धांतों का समर्थन किया। इजरायल के बर्बर हमलों का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर दिया। उन्होंने सभी बंधकों की तत्काल रिहाई की भी मांग की। दोनों पक्षों ने म्यांमार में बिगड़ती स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता पर इसके प्रभाव को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की आज बैठक होगी। G20 शेरपा भी अमिताभ कांत ने मीडिया को सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 2.5 महीने में दूसरी बार G20 देशों के नेताओं की मेजबानी करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत और श्री मोदी के नेतृत्व का पता चलता है। श्री कांत ने कहा कि नई दिल्ली में 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत उसकी G20 अध्यक्षता के समापन में से पहले G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। एक प्रश्न के उत्तर में विदेश सचिव मोहन क्वात्रा ने कहा कि वर्चुअल सम्मेलन में अधिकतर G20 नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है। भारत की G20 समूह की अध्यक्षता 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि विकास परियोजनाओं पर काम करते समय पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय पहलुओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। नई दिल्ली में आज 8वें जल प्रभाव सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जल संसाधन से संबंधित परियोजनाओं में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लिए जरूरत पर आधारित और क्षेत्रवार अनुसंधान किया जाना भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश में बाढ़ के कारण उत्पन्न समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार के 2 दिन शेष रह गए हैं और सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज
डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। राज्य में कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार तथा पेपर लीक जैसे मुद्दों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफिया ने राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। लाल डायरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस डायरी के पन्नों में काले सच की गोपनीयता छिपी हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी कांग्रेस के सभी झूठे वादों पर भारी पड़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस देशों के अपने शासन में जिन कार्यों में सोच भी नहीं सकती थी, उन्हें मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हासिल किया है। किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य के लोगों ने कांग्रेस सरकार की विदाई सुनिश्चित कर दी है और भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेतारण में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा देश की संस्कृति का सम्मान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोधपुर में भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता सुश्री प्रियंका गांधी भी जनसभा को संबोधित करने के लिए चूरू में थी। उधर तेलंगाना में राज्य की सभी 179 विधानसभा सीटों पर कल से घर से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह सुविधा 27 नवंबर तक जारी रहेगी। राज्य के 28,057 लोगों ने घर से मतदान की सुविधा का विकल्प चुना है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने बैंकों से कहा कि वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ अपने संबंधों का निरंतर मूल्यांकन करेंगे। फिक्की और भारतीय बैंकों के संघ IBA द्वारा आज मुंबई में संयुक्त रूप से आयोजित FIBAC 2023 वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को धन के स्रोतों का व्यापक बनाने और बैंकों पर निर्भरता कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऋण बढ़ने के मद्देनजर बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि यह टिकाऊ बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा नए चरण में प्रवेश कर गई है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इसे झंडी दिखाकर राजभवन से रवाना किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। यात्रा के दौरान लाभार्थियों के साथ बातचीत, ग्राम पंचायतों की उपलब्धियों का उल्लेख, प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। विद्युत मंत्री R.K. सिंह ने जोर देकर कहा है कि देश के आर्थिक विकास के लिए हर समय बिजली की उपलब्धता जरूरी है। उन्होंने कहा कि अकेले नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि परमाणु क्षमता को त्वरित गति से नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला आधारित थर्मल क्षमता को जोड़ा जाना चाहिए। विद्युत मंत्री ने थर्मल पावर क्षमता वृद्धि योजनाओं की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में बिजली क्षेत्र के हितधारकों के साथ बातचीत की। उन्होंने वर्ष 2031-32 तक 80 गीगावाट ताप विद्युत क्षमता जोड़ने के सरकार के निर्णय की जानकारी दी। श्री सिंह ने उद्योग से तापीय क्षमता बढ़ाने की योजना बनाने का आग्रह किया। 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पूरे जोर शोर से चल रहा है। भारत और विदेश से आए करीब 3000 प्रदर्शक अपने विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों लोग प्रतिदिन मेले का भ्रमण कर रहे हैं। इस वर्ष का शीर्ष वसुधैव कुटुंब मेले में नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। 17 दिनों तक चलने वाला यह मेला 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।